नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज यानी 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरे चरण यानी दूसरे फेज़ का चुनाव चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न है जो ईवीएम को ले करके आया है। और ये डिसीज़न दिया है जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने। दरअसल बहुत समय से देश के तमाम हाई कोर्ट्स में ईवीएम को ले करके विवाद थे और तमाम मुकदमे, तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनको बाद में कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया था। और इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, प्रशांत भूषण, वो इन मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, इन याचिकाओं की पैरवी कर रहे थे। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पहला काम तो ये किया कि उसने कहा कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, जिसकी डिमांड ये याचिकाकर्ता कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पे बेवजह का विवाद करना बंद करें, चुनाव की शुचिता को बाधित न करें, लोगों के मन में संदेह न पैदा करें। ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी भविष्य में ईवीएम से ही चुनाव होंगे। और साथ ही साथ जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये भी कहा कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में इकट्ठी होती है, उसके 100% मिलान की जो बाध्यता की बात इन याचिकाओं में की जा रही थी, उसको भी बेंच ने खारिज कर दिया है। साथ ही साथ बेंच ने 2 निर्देश दिए हैं। दरअसल जब ईवीएम से चुनाव होता है तो ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और उनका सिंबल लोड होता है। तो 2 निर्देशों में जो पहला निर्देश था कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील कर दिया जाए और सील करने के बाद जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साइन उस पर करा दिए जाएं, जिससे कि बाद में कोई विवाद की स्थिति न रहे। जो दूसरा निर्देश जस्टिस खन्ना की बेंच ने दिया, उन्होंने कहा कि सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। इसके अलावा वीवीपैट स्लिप पर जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नीला बटन हम दबाते हैं उसके बगल में एक और डब्बा नुमा चीज़ रखी रहती है, जिससे प्रिंट होकर के जिसको हम लोग वोट देते हैं उस पर्ची निकलती है, जिसको वीवीपैट मशीन कहते हैं। तो वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव और प्रत्याशी का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है और उसको भी सुरक्षित रखने की बात कही है जस्टिस खन्ना की बेंच ने। सिंबल लोडिंग मशीन यानी जिससे सिंबल लोड किया जाता है वीवीपैट स्लिप निकालने के लिए, प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए। इसके अलावा भी बेंच ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग को कि अगर प्रत्याशियों को लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, तो चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर वे ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए आयोग से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको एक फ़ीस देनी होगी। और अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो वो फीस उन प्रत्याशियों को नहीं लौटाई जाएगी, वो चुनाव आयोग के पास रहेगी। और अगर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उम्मीदवारों से जो वेरिफिकेशन की फ़ीस ली जाएगी वो उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न, और इस डिसीज़न के बाद काफ़ी हद तक ईवीएम को लेकर के जो भ्रांतियां थीं जनता के बीच में, नेताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, वो कम शायद हो जाएं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये ईवीएम है क्या, या ईवीएम मशीन है क्या। तो मुख्यतः
ईवीएम मशीन में 3 हिस्से होते हैं। जब आप लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने वोट तो दिया ही होगा, 3 हिस्से होते हैं जहाँ पर मतदान कर्मी बैठे होते हैं। वो एक मशीन लेकर के बैठे होते हैं जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और जब हम वोट देने बूथ के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा घेरा होता है ना, सीक्रेट वोटिंग हमारे यहाँ है, गुप्त मतदान है, तो एक जगह कोने में घेर करके बनाया जाता है जहाँ पर आप बटन दबाते हैं जिसको भी आपको वोट देना होता है। तो उस यूनिट को कहते हैं बैलेटिंग यूनिट। यानी जो चुनाव अधिकारी जो बैठा हुआ है, मतदान अधिकारी, उसके पास हो गई कंट्रोल यूनिट, और जिस मशीन पर हम लोग बटन दबा करके वोट देते हैं उसको बैलेटिंग यूनिट कहते हैं। और ये दोनों जो मशीनें हैं, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट, ये दोनों 5 मीटर लंबे तार से जुड़ी होती हैं। उसी बैलेटिंग यूनिट में जहाँ पर हम लोग बटन दबाते हैं, नीला बटन दबाते हैं, वीवीपैट मशीन भी लगी होती है, एक डिब्बे नुमा रचना होती है। और जब हम जिस प्रत्याशी को हम वोट देते हैं 7 सेकंड के लिए, वो उस पे दिख जाता है कि हमने किस प्रत्याशी को दिया है, या उसके चुनाव चिन्ह को दिख जाता है। एक पर्ची छपती है और पर्ची जो है वो उस डिब्बे में इकट्ठा हो जाती है। पहले क्या होता था, जब बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव होता था, तो जब हम मतदाता लोग जाते थे और मतदान अधिकारी के पास हम जाते थे, अपना नाम, हमारा नाम वो खोजता था और एक मतपत्र दे देता था। बाद में उस पर मुहर लगा करके उसको मतपेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन कई बार लोग मुहर गलत जगह लगा देते थे या आधी कट जाती थी, तो उससे तमाम जो मत थे वो अवैध घोषित हो जाते थे। तो अब क्या होता है कि मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं और मतदाता जो है बैलेटिंग यूनिट में नीला बटन दबाता है और वोट उसका पोल हो जाता है। और ये जो वोट पोल होता है, ये मतदान अधिकारी के पास जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें दर्ज हो जाता है। एक कंट्रोल यूनिट में 2000 वोट दर्ज हो सकते हैं और बाद में इसी कंट्रोल यूनिट से मतगणना भी की जाती है, जिसमें काफ़ी कम समय लगता है। जबकि पहले मतपत्रों की गिनती में बहुत ज़्यादा समय लगता था और बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी मतपत्रों को गिनने में। अब हम बात करते हैं एक बैलेटिंग यूनिट में कितने उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। जब हम लोग बूथ के अंदर जाते हैं ना, जब वोट देते हैं, तो बैलेटिंग यूनिट होती है जिस पे उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उनका सिंबल होता है। तो एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी लोकसभा सीट से या विधानसभा सीट से 16 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए, तब क्या होगा? बैलेटिंग यूनिट में फिर कैसे उन उम्मीदवारों का नाम और उनका सिंबल दर्ज किया जाएगा? तो इसके लिए ये तरीका चुनाव आयोग अपनाता है कि अगर उम्मीदवार अधिक हों तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक साथ ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं जिस पर नोटा सहित 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान कराया जा सके। हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा सीट से 384 उम्मीदवार से ज़्यादा अगर प्रत्याशी हो गए, तब दिक्कत आ सकती है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट पर भी तो इन याचिकाओं में चर्चा की गई थी कि भाई वीवीपैट से जो पर्चियां निकलें उनका 100% मिलान किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो वीवीपैट बेसिकली पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था कि चुनावों में ईवीएम मशीन को लेकर के जो भ्रांतियां थीं उसमें पारदर्शिता आ सके, कि जब
बैलेटिंग यूनिट पर जब नीला बटन दबा दिया जाए, वोट पोल हो जाए, तो मतदाता को ये भी तो पता चले कि वास्तव में उसका वोट पोल हुआ है कि नहीं। तो पर्ची निकलती है, 7 सेकंड के लिए वो दिखता है और मतदाता संतुष्ट हो जाता है कि भाई उसको जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है उसको मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ना वो जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, जो डब्बे में इकट्ठा होती है, वो क्यों ना मतदाता को दे दी जाए। तो इसके पीछे हमें थोड़ा सा ये जानकारी रखनी होगी कि चूंकि ये जो आम चुनाव होते हैं ये गुप्त मतदान होते हैं, सीक्रेट वोटिंग होती है, और किसी को भी उसने किसको वोट दिया है ये बताने का या ये साबित करने का कोई अवसर नहीं इसमें दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोने में छुपा करके वोट दिया जाता है कि किसी को पता न चले कि आपने किसको वोट दिया है। गुप्त मतदान, चूँकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई थी, और जब शुरुआती दौर में हमने गुप्त मतदान की व्यवस्था की तो एक सवाल ये उठा कि जो निरक्षर लोग हैं, यानी जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो अपने मतदान को कैसे गुप्त तरीके से वोट कर पाएंगे। आज भी आप देखिए तो भारत का जो लिटरेसी रेट है लगभग 68-69% है, यानी अगर मोटा मोटी माने तो 32% लोग आज भी निरक्षर हैं। तो गुप्त मतदान में वो अपने वोट का पोल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए व्यवस्था की गई थी चुनाव चिन्हों की, यानी अगर निरक्षर व्यक्ति भी है तो वो भले अपने प्रत्याशी का नाम न पढ़ पाए, लेकिन चुनाव चिन्ह तो वो पहचान ही सकता है कि उसको कमल को देना है, साइकिल को देना है, हाथी को देना है, फूल को देना है या झाड़ू को देना है। तो वीवीपैट की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार 2013 में नागालैंड के नोक सोन विधानसभा के चुनाव में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ईवीएम को बनाता कौन है, क्या ये विदेश से आती है, तो नहीं, ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं और इसमें किसी भी वायरलेस तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये जो 2 कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करती है। जो भारत में ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम उसको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, हमारी चुनावी व्यवस्था में ईवीएम का विचार कब आया और किसके दिमाग में आया, तो सबसे पहले 1977 में ये विचार आया, और उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे SL शकधर, जो काफ़ी प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, और उन्होंने ही अन्य देशों का अध्ययन करके एक विचार दिया कि क्यों न भारत में भी इतनी बड़ी आबादी का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाए। और उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ। ईवीएम का पहला इस्तेमाल 1982 में केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव में किया गया, लेकिन उस समय कोई कानून नहीं बना था कि ईवीएम के द्वारा ही वोटिंग की जाएगी। इसलिए इस चुनाव को जो ईवीएम से संपादित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अब एक थोड़ी सी जानकारी और हम लोग साझा करते हैं कि आखिर इन ईवीएम की लागत कैसे आती है, लागत कितनी होती है, उनको बनाने की कॉस्ट कितनी होती है, उनकी आयु कितनी होती है। तो जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि ईवीएम में मुख्यतया 3 मशीनें होती हैं। पहली बैलेटिंग यूनिट, जिस पर हम लोग वोट दबा करके वोट देते हैं। बैलेटिंग यूनिट की जो निर्माण लागत है वो 7,991 रुपये है। इसी प्रकार से मतदान अधिकारी के पास जो कंट्रोल यूनिट होती है
उसकी कीमत 9,812 रुपये आती है और वीवीपैट सबसे महंगा पड़ता है 16,132 रुपये। अब बात करते हैं कि ईवीएम की आयु कितनी है, तो 15 वर्ष उसकी आयु होती है। तो ये था ईवीएम को लेकर के, ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है और क्या विवाद है और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या डिसीज़न दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।